तो अब हमारे पास है इयोसिनोफिल्स। ठीक है, तो इयोसिनोफिल्स क्या करते हैं, हेलमिंथिक जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, उसके खिलाफ बॉडी को नॉर्मली जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो इयोसिनोफिल्स होते हैं। हेलमिंथिक इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल कोई भी टेप वर्म है, हुक वर्म वगैरह, ऐसे इनके वर्म्स के इन्फेक्शन होते हैं ना हेलमिंथ्स के, उनके खिलाफ जो भी हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं वो इयोसिनोफिल्स कर रहे होते हैं। इसीलिए इसी वजह से जब आप ये हेलमिंथिक इन्फेक्शन होंगे ना और उस पेशेंट के आप CBC कराएंगे, ठीक है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराएंगे ना, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, तो उसमें आपको जो है इयोसिनोफिल्स बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि हेलमिंथ उसको रिमूव करने में, उनको ख़त्म करने में इयोसिनोफिल्स ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। और इनका क्या है, बायलोब्ड न्यूक्लियस है, सही है। न्यूट्रोफिल का जैसे हमने पढ़ा था मल्टी लोब है, इसका क्या है, बायलोब्ड न्यूक्लियस है। देखें, एक लोब और दूसरा लोब। इसके साथ ही ये क्या है, इयोसिनोफिल पेरोक्सीडेज भी रिलीज़ कर रहे होते हैं, जो क्या करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं, सही है। इयोसिनोफिल पेरोक्सीडेज ये क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, सुपर ऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस करेगा, जो कि हेलमिंथस को मारने में हेल्पफुल होंगे। तो ये याद रखें, एस्टामिनेज, MBP, इयोसिनोफिल कैटायन प्रोटीन और इयोसिनोफिल पेरोक्सीडेज। अब पैरासाइट मुख्तलिफ के इन्फेक्शन में जो इनको चीज़ एक्टिवेट और इनकी प्रोलिफरेशन काज करा रही होती है ना, वो एक साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन 5, सही है, जो हमारा TH2 हेल्पर सेल्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, इंटरल्यूकिन 5। ठीक है, तो वो क्या करता है, इनकी प्रोलिफरेशन और जो है एक्टिवेशन वगैरह काज कराता है, फिर वो हेलमिंथ को जाके ख़त्म करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इयोसिनोफिलिया किस किस कंडीशन में काज होती है, मतलब इयोसिनोफिल की जो क्वांटिटी है किन किन कंडीशंस में बढ़ जाती है। एक तो मैंने आपको कहा हेलमिंथस के इन्फेक्शन जो होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हुकवाम, राउंड वाम, ऐसे कोई भी टेप फॉर्म वगैरह, इनके जो है इन्फेक्शन हो गए तो इयोसिनोफिल्स आपको ब्लड में बढ़े हुए नजर आएंगे। दूसरी याद रखें, हेलमिंथस के इन्फेक्शन के साथ साथ कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस है ना, ठीक है, एस्थमा है या कोई भी एलर्जिक प्रोसेस है, तो उसमें भी ये है जो है इयोसिनोफिल्स हमेशा बढ़े हुए नजर आएंगे। एक तो इसमें पैरासाइट्स के इन्फेक्शन में, दूसरा ये हमारे एलर्जिक रिएक्शंस में बढ़े हुए नज़र आएंगे, ये याद रखना है आपने। बाकी जो माइनर चीज़ें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके कंडीशन में भी ये बढ़ जाते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक हेलमिंथिक इन्फेक्शन में, दूसरा एलर्जिक रिएक्शन में ये बढ़ते हैं। तो माइनर चीज़ें क्या है जिनमें ये बढ़ जाता है, क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी में बढ़ जाता है। क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी मतलब हमारा एड्रिनल ग्लैंड काम ही नहीं कर पा रहा है, सही है, तो एड्रिनल काम नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एडिसन डिजीज़, सही। तो एडिसन डिजीज़ में क्या है, कार्टिसोल होता ही नहीं है, कम प्रोड्यूस होता है, सही है, तो कार्टिसोल ना होने की वजह से ये इनकी सप्रेशन हो ही नहीं पाती है, सही है, इनकी जो है प्रोडक्शन पे कोई सप्रेशन नहीं हो पाती। अगर कार्टिसोल हो तो इनकी सप्रेशन कहाँ हो, कार्टिसोल आपको पता है इम्यून सिस्टम को जो है वीक करता है। अगर कार्टिसोल प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो ये जो है अनचेक्ड ये इनकी प्रोलिफरेशन हो रही होती है और ये बढ़ जाते हैं। दूसरा माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में बढ़ते हैं। आपको पता है अगर हमारे बोन मेरो में जो है प्रोलिफरेशन हो, अगर बोन मेरो ज़्यादा जो है मतलब एबनॉर्मल हो जाए तो उसकी वजह से ज़ाहिर है हर चीज़ की जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, RBC WBC हर किस्म की जो है प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में तो वैसे ही ये बढ़ेंगे, क्योंकि इस डिसऑर्डर में ना हर सेल्स की प्रोडक्शन है बढ़ जाती है, सही है। और एलर्जिक को हमने पढ़ा। दूसरा है एक कैंसर है हॉजकिन लिम्फोमा, सही है, उसमें ये बढ़ जाता है, क्योंकि हॉजकिन लिम्फोमा में आपको पता होना चाहिए साइटोकाइन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, उनमें से एक साइटोकाइन होता है इंटरल्यूकिन 5, और इंटरल्यूकिन 5 मैंने अभी आपको बताया था, इसकी इयोसिनोफिल्स की जो प्रोलिफरेशन और एक्टिवेशन जो हमारा साइटोकाइन कर रहा होता है वो क्या होता है, इंटरल्यूकिन 5 होता है। तो हॉजकिन लिम्फोमा में इंटरल्यूकिन 5 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था और ये क्या काज करा देता है, इयोसिनोफिलिया काज करा देता है। और तीसरी एक कंडीशन है इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विथ पॉलीएंजाइटिस। अब ये क्या है, सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस है जिसमें इयोसिनोफिलिया हो जाता है, सही। ये एक वेस्कुलाइटिस की कंडीशन है जो हम पढ़ेंगे, पर बहरहाल इस कंडीशन के अंदर भी, इस सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस के अंदर भी इयोसिनोफिलिया हो जाती है हमारी बॉडी में। तो ये तो कंडीशन थी जब हमारे इयोसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। अब वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें इयोसिनोफिल कम हो जाते हैं, ये एक दो कंडीशन आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है, वो अभी मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ पे था ना, क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी में एड्रिनल ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा था और कार्टिसोल कम होने की वजह से इयोसिनोफिल हमारे बढ़ रहे थे, सही है। तो इसी वजह से, इसी तरीके से अगर जो है हमारा कार्टिसोल जो है किन्हीं कंडीशन में अगर बढ़ जाए ना, तो हमारे इयोसिनोफिल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, सही है। जैसे इस कंडीशन में क्या हो रहा था, कार्टिसोल कम हो रहा था, सही है, कार्टिसोल के कम होने की वजह से इयोसिनोफिल्स जो है बढ़ते जा रहे थे। इसी तरीके से
अगर किसी कंडीशन में हमारी जो है कार्टिसोल बॉडी में बढ़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस होता है ना, उसमें जो है कार्टिसोल बढ़ जाता है, तो जब भी कार्टिसोल बढ़ेगा तो ईओसिनोफिल की क्वांटिटी कम हो जाती है। और एक कंडीशन है कशिंग सिंड्रोम, ठीक, कशिंग सिंड्रोम आपको पता है कार्टिसोल वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगी, ईओसिनोफिल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी में कार्टिसोल कम हो रहा था तो ईओसिनोफिल बढ़ रहे थे ना, ऐसे कशिंग सिंड्रोम में, ठीक है, क्या होगा, कार्टिसोल बढ़ेगा और ईओसिनोफिल कम होंगे। तो अब हमारे पास हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आप याद रखें, बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स है ना, ये दोनों एलर्जिक रिएक्शंस में काम आ रहे होते हैं, ठीक है, ये भी एलर्जिक रिएक्शंस में काम आ रहे होते हैं, ये भी एलर्जिक रिएक्शंस में काम आ रहे होते हैं, और दोनों में बहुत ज़्यादा जो है सिमिलरिटीज़ हैं, पर इनके बीच में बस एक दो माइनर डिफरेंस है, वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंस क्या है। अगर वो पढ़ लेंगे तो फिर ये इन दोनों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एक दोनों बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स में क्या क्या चीज़ें दोनों में कंटेन होती हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। दोनों बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स दोनों में क्या होते हैं, हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स में जो है हिस्टामिन, मतलब इन दोनों के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना उसमें हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन आपको पता है क्या काज कराता है, वेज़ोडाइलेशन काज कराता है, वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एडिमा काज होती है, ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे हिस्टामिन के काम। अब ज़ाहिर वेज़ोडाइलेशन की वजह से रेडनेस होती है और वेज़ोडाइलेशन की वजह से हाइपोटेंशन भी हो जाता है, तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है, हिस्टामिन कर रहा होता है। हिस्टामिन कहाँ होता है, इनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी बना हुआ होता है, इसलिए कहते हैं प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स है ना, उसके अंदर ये पड़ा होता है। इसके साथ साथ इन ग्रेन्यूल्स में हेपरिन भी होता है। हेपरिन आपको पता है एंटीकोगुलेंट है, तो ये क्या काम करता है, क्लोटिंग को रोकता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, तो ये हेपरिन भी इनके जो ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये दोनों बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों पे IgE के रिसेप्टर मौजूद होते हैं, याद रखें, दोनों बेसोफिल और मास्ट सेल के ऊपर IgE के रिसेप्टर मौजूद हैं। ये रिसेप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। क्यों, आप देखें, ये IgE के रिसेप्टर्स होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं FC एप्सिलॉन रिसेप्टर 1, ठीक है, इन्हें ये कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनसे जो है IgE आके बाइंड करता है, ठीक है, दोनों मास्ट सेल और बेसोफिल्स के ऊपर IgE के रिसेप्टर होते हैं, इसके साथ आके IgE बाइंड करता है, सही। अब IgE बाइंड कर गया, उसके जैसे ही बाइंड करता है ना, फिर उससे मजीद जो है दूसरे IgE आके उससे बाइंड करते हैं, इसे कहते हैं IgE क्रॉस लिंकिंग। तो जैसे ही पहले थे कि इसके ऊपर आके IgE बाइंड कर गई, उसके साथ मजीद दूसरी IgE आके बाइंड करती है, तो ऐसे जैसे क्रॉस लिंकिंग होती है तो इसके अंदर जो भी ग्रेन्यूल्स होते हैं ना मास्ट सेल या बेसोफिल में, वो रिलीज़ हो जाते हैं, सही। उन ग्रेन्यूल्स में ये हिस्टामिन वगैरह रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं बॉडी में, सही है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन क्यों होते हैं, IgE के रिसेप्टर पे जब क्रॉस लिंकिंग होती है उसकी वजह से होती है। तो IgE के रिसेप्टर इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, इसलिए ये दोनों जो हैं किस में इन्वॉल्व हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं, सही। तो IgE रिसेप्टर्स जैसे FC एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर्स कहते हैं, ये क्या कहते हैं, IgE से बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से फिर क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से इन दोनों में जो भी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है बॉडी में। एलर्जिक की रिएक्शन क्या होगा, बंदे को जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उसको रेडनेस होगी, सही, सांस में दिक्कत होगी, ये ऐसे मसले हो जाएंगे, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जिन्हें कहते हैं हम। तो ये तो इन दोनों में थी सिमिलरिटीज़। अब हम फ़र्क कैसे करेंगे इनमें और इसमें फ़र्क क्या है। तो आप याद रखेंगे, ये जो मास्ट सेल्स हैं ना, ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर ही रिजाइड कर रहे होते हैं, ये हमारे जो ब्लड से वेसल्स के अंदर ट्रेवल नहीं कर रहे होते, सही है, टिश्यूज़ के अंदर रहते हैं, जैसे स्किन हो गया, म्यूकोजा की मेम्ब्रेन्स हो गई, और ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द ही प्रेजेंट होते हैं। ये मतलब जो है हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है ना उसके अंदर ट्रेवल नहीं कर रहे होते, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पर बेसोफिल्स क्या होते हैं, वो ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत आपको याद रखना ज़रूरी है कि बेसोफिल्स की क्वांटिटी बहुत रेयर होती है हमारी बॉडी में, सही है, अराउंड 1% ही होते हैं बेसोफिल। इसके ज़्यादा अगर बेसोफिल हो जाए तो मसला समझ जाएं कि आपकी बॉडी में मसले मसाइल हैं। ये जो है इतने रेयर नहीं है, ये थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये एक तो रेयर हैं और ब्लड वेसल्स में घूम रहे होते हैं, और इनकी लाइफ जो है क्या है, शॉर्ट लिव्ड होती है, इनकी लाइफ भी जो है लॉन्गर होती है। तो इनके रिलेटेड यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको समझना ज़रूरी थी। अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस में बेसोफिल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इनके पास क्या है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, बेसोफिल ग्रेन्यूल, जिनके अंदर हेपरिन और हिस्टामिन वगैरह प्रेजेंट होता है, सही है। और ये क्या लिखा हुआ, लिकोट्राइंस सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड ऑन डिमांड से, ठीक है। लिकोट ये हमारे जो लिकोट्राइंस है, मैंने आपको बताया था, एरिकटोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं, सही है। जैसे ये हिस्टामिन और हेपरिन वगैरह इसके ग्रेन्यूल्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे ना, प्रीफॉर्म्ड थे, ये ऐसे प्रीफॉर्म्ड नहीं होते, इसके लिए इनको सिंथेसाइज होना और रिलीज़ होना, ये जब इनकी डिमांड होती है तभी होते हैं, सही, ये प्रीफॉर्म्ड नहीं होते।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेसोफिलिया इज अनकॉमन बट कैन बी साइन ऑफ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। मैंने आपको कहा था बेसोफिल की जो है क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, ये जो है 1% ही होते हैं। अगर ब्लड में कभी आपको बेसोफिल्स ग्रेटर देन 1% नज़र आ जाए, समझ लें उस पेशेंट को कैंसर है, क्योंकि बेसोफिल किसी कंडीशन में ज़्यादा बड़े हुए नहीं होते, वो 1% ही होते हैं। अगर 1% से ज़्यादा उसको समझ जाए माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया के अंदर ये जो है हमारे बेसोफिल्स बड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए, क्योंकि बेसोफिल्स हमेशा कभी नहीं बड़े होते। अगर एक ही चीज़ में बढ़ते हैं वो है कैंसर है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया का। अब हमारे पास मास्ट सेल्स हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स भी ये इसी की तरह बेसोफिल की तरह एलर्जिक रिएक्शंस में काम आ रहे होते हैं, पर मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्गर लिव्ड होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर होते हैं। तो मेजर जो एलर्जिक रिएक्शंस काज कर रहे होते हैं वो मास्ट सेल्स काज कर रहे होते हैं, ठीक है। इनके पास भी बेसोफिल ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे अंदर हिस्टामिन, हेपरिन, ट्रिप्टेज वगैरह ये ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे IgE की क्रॉस लिंकिंग होती है, ये ग्रेन्यूल्स रिलीज होकर हमारी एलर्जिक रिएक्शंस काज करा देते हैं। ये कहाँ से आते हैं? सेम प्रिकस से आते हैं जैसे बेसोफिल से आते हैं, ठीक है। मतलब ये बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स है ना, वो सेम ही प्रिकर्सर से आ रहे होते हैं, प्रिकर्सर सेल से। पर क्या है, दोनों सेम नहीं है, दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। अब ये लिखा है कैन बाइंड FC पोर्शन ऑफ IgE ऑन दी मेम्ब्रेन। ज़ाहिर है IgE को बाइंड कर सकते हैं, इनके पास IgE रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं FC एप्सिलॉन रिसेप्टर 1। अब ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? ये ठीक है C3-5A इसको छोड़ दें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक्टिवेट होते हैं IgE की क्रॉस लिंकिंग की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से इनकी डिग्रेनुलेशन हो जाती है। डिग्रेनुलेशन की वजह से इनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, जिनमें ये हिस्टामिन हेपरिन वगैरह होते हैं, ये रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे डिग्रेनुलेशन होती है, हिस्टामिन, हेपरिन, ट्रिप्टेज, इओसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर, ये सारे रिलीज़ हो जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है, ये ट्रिप्टेज, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो है बेसोफिल की डिग्रेनुलेशन की वजह से भी ये सारे रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये ट्रिप्टेज एक ऐसी चीज़ है जो है मास्ट सेल के एलर्जिक रिएक्शन को इसके एलर्जिक रिएक्शन के साथ डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि ट्रिप्टेज जो है इसकी वजह से रिलीज़ हो रहा था, ये कभी भी ट्रिप्टेज रिलीज़ नहीं कर रहा था। बाकी ये इओसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर, हेपरिन, हिस्टामिन, ये सारे जो है बेसोफिल भी रिलीज़ कर रहा होता है, सही। तो ये मैंने क्या लिखा है, ट्रिप्टेज क्या मार्कर ऑफ मास्ट सेल एक्टिवेशन, ठीक है। इंक्रीज इन एनाफाइलैक्सिस, तो बढ़ जाता है ये, जब भी बढ़ा हुआ हो तो समझ जाए मास्ट सेल की एक्टिविटी बढ़ी हुई है। अब यहाँ पे लिखा है इन्वॉल्व इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। आपको बताया मैंने टाइप 1 जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन IgE की वजह से होती है। तो IgE की क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। एक और चीज़ याद रखना आपको ज़रूरी है कि क्रोमोलिन सोडियम है ना, ये मास्ट सेल का इनहिबिटर है। किसी पेशेंट को हम क्रोमोलिन सोडियम देंगे ना तो मास्ट सेल जो है डिग्रेनुलेट नहीं होंगे और हम जो है एलर्जिक रिएक्शन वगैरह को रोक सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, याद रख लेना, ठीक है। यूज्ड इन एस्थमा प्रोफाइलैक्सिस, क्योंकि एस्थमा आपको पता है एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो अगर किसी पेशेंट को हम क्रोमोलिन सोडियम देंगे ना तो एस्थमा के से बचाव हो सकता है, सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्रोमोलिन सोडियम मास्ट सेल को इनहिबिट कर देता है। अब ये चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल समझ लें कि एक तो मास्ट सेल डिग्रेनुलेट होता है वो IgE की वजह से होता है, आपको पता है। पर ठीक है, IgE के अलावा भी ये डिग्रेनुलेशन की हो सकती है। वो किस वजह से? वेंकोमाइसिन ये एक ड्रग है, उसके वो लेने की वजह से हो सकती है। इसकी वजह से रेडमैन सिंड्रोम हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि ये हिस्टामिन रिलीज़ होने की वजह से जो वेज़ोडाइलेशन वगैरह होती है और रेडनेस काज होती है। तो वेंकोमाइसिन को पेशेंट लेता है ना तो वो रेड हो जाता है, तो उसे रेडमैन सिंड्रोम कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल याद कर रहे हैं। वेंकोमाइसिन काज करा सकता है, ओपियोइड से रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई है, ठीक है। वो क्या है, IgE के अलावा भी जो मास्ट सेल की डिग्रेनुलेशन काज करा सकते हैं। अब हमारे पास है मेस्टोसाइटोसिस, मतलब मास्ट सेल की जो है प्रोडक्शन का बढ़ जाना, ठीक है। ये रेयर होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रोलिफरेशन होती है मास्ट सेल की इन स्किन या एक्स्ट्राक्यूटेनस टिश्यूज़। आपको पता है ये जो है मास्ट सेल से हमारे जो है टिश्यूज़ के अंदर ही रहते हैं, ये जो है ब्लड वेसल वगैरह में ट्रेवल नहीं कर रहे होते। तो टिश्यूज़ वगैरह में क्या होते हैं, मास्ट सेल बढ़ जाते हैं मेस्टोसाइटोसिस में। और ये क्यों होता है? सीकिट म्यूटेशन की वजह से जो है ये मेस्टोसाइटोसिस होता है। और आपको पता है जब भी मास्ट सेल की एक्टिविटी होती है तो सीरम ट्रिप्टेज बढ़ जाता है, वही क्योंकि डिग्रेनुलेशन के दौरान ट्रिप्टेज भी रिलीज़ होता है। तो सीरम ट्रिप्टेज जब भी बढ़ा हुआ हो, आप समझ जाएंगे मास्ट सेल की एक्टिविटी हमारी बॉडी में बढ़ी हुई है। अब ज़ाहिर है मास्ट सेल बढ़ेंगे तो वो डिग्रेनुलेट होंगे, हिस्टामिन रिलीज़ होगा, इसकी वजह से फ्लशिंग होगी क्योंकि वेज़ोडाइलेशन हो रही है ना, प्यूराइटिस भी होगा, मतलब खुजली वगैरह पे पेशेंट को होगी, ठीक है। ये भी हिस्टामिन की वजह से होता है। हाइपोटेंशन होगी क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट हो गया, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगी। एब्डोमिनल पेन वगैरह इसलिए होगी क्योंकि हिस्टामिन है ना हमारे एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देता है, सही है। तो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, पेप्टिक अल्सर वगैरह हो रहा होगा। तो ये था हमारा मास्ट सेल। तो अब हमारे पास है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स नॉर्मली जब आप नाम सुनते हैं तो आपके जहन में
टी और बी लिम्फोसाइट से आते हैं, आपको लगता है यही जो है लिम्फोसाइट्स बना रहे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। नेचुरल किलर सेल्स भी जो है वो किसका पार्ट है, लिम्फोसाइट्स का पार्ट है। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है, नेचुरल किलर सेल्स जो है वो हमारी जो है इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट था हमारा नेचुरल किलर सेल्स। बट ये जो हमारे टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं ये किसके थे, पार्ट थे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के। पर है तीनों लिम्फोसाइट्स, एक जो है इनेट इम्यून सिस्टम का, दूसरा क्या है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के पार्ट है। तो वही है कि टी एंड बी सेल्स मीडिएट एडेप्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल किलर सेल्स आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। अब ये क्या है, राउंड डेंसली स्टेनिंग न्यूक्लियस होता है और विद स्मॉल पेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऐसे देखें कि मतलब ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपको सेल नज़र आए जिनमें जो है डेंस न्यूक्लियर और थोड़ा ही साइटोप्लाज्म आपको नज़र आए, ठीक है, मतलब ऐसे सेल्स आपको नज़र आए जिनमें पूरा न्यूक्लियस भरा हुआ है बाकी थोड़ा ही साइटोप्लाज्म वगैरह नज़र आ रहा है, तो आपका खर्चा जो है साइड लिम्फोसाइट्स की तरफ जाना चाहिए, आपको आपके जहन में आना चाहिए कि ये क्या है, लिम्फोसाइट्स शो हो रहे हैं। अब ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं और CD8 टी सेल्स हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मिलते हैं, ठीक है। ये भी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर रहे होते हैं, ये भी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर रहे होते हैं। ये भी जो है परफोरिन और ग्रे एंजाइम वगैरह रिलीज़ करके वायरल इन्फेक्टेड जो सेल होता है उसकी डेथ काज कराते हैं। ये भी परफोरिन और ग्रे एंजाइम वगैरह रिलीज़ करके उसकी डेथ काज करा देते हैं। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है, अब वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है ये तो इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है और ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट है, सही है। पर इसके लिए क्या है, नो एंटीजन प्रेजेंटेशन नीडेड, कोई भी एंटीजन की प्रेजेंटेशन वगैरह नीडेड नहीं होती इनको काम करने के लिए, सही है, नेचुरल किलर सेल को। पर इसके लिए तो ज़ाहिर है CD8 टी सेल को MHC1 क्लास की जो है प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, एंटीजन प्रेजेंटेशन, जब भी ये जो है CD8 सेल्स जो एक्टिवेट हो पाते हैं और वायरल इन्फेक्टेड सेल वगैरह को मार सकते हैं। इनको नहीं चाहिए, इनको एंटीजन प्रेजेंटेशन की नीडेड होती है। और इसमें क्या है, परफोरिन और ग्रे एंजाइम्स की वजह से जो है सेल डेथ काज होती है, और ये भी जो है सेम ही है, ठीक है, परफोरिन और ग्रे एंजाइम वगैरह रिलीज़ करके वायरल इन्फेक्टेड सेल्स वगैरह को मार रहे होते हैं। पर ये क्या है, एक्टिवेट कब होते हैं, जब MSC जो है क्लास 1 की एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है, तब जाके ये एक्टिवेट होते हैं, तब जाके ये जो है परफोरिन ग्रे एंजाइम रिलीज़ कर रहे हैं। इनको कोई एक्टिवेशन नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट रिलीज़ करके उसे मार रहे होते हैं। अब नेचुरल किलर सेल्स के टारगेट कौन होते हैं, वो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स जिनने MSC क्लास 1 जिन पे कोई भी एंटीजन नहीं लगा हुआ है, सही है। और ये इनके टारगेट सेल्स क्या होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ही है जो जो जिनके MSC क्लास 1 पे जो है एंटीजन वगैरह लगा हुआ है, सही है। ज़ाहिर है अगर जिनके MSC क्लास 1 पे एंटीजन वगैरह लगा हुआ है उनको तो ये सेल्स मार देंगे। पर ट्यूमर्स जो हैं हमारे, कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो इसके मैकेनिज्म के थ्रू जो है MSC क्लास 1 पे कोई भी एंटीजन वगैरह लगने ही नहीं देते वो, ठीक है। ट्यूमर तो काज कर रहे होते हैं पर MSC क्लास 1 पे कोई भी जो है एंटीजन वगैरह नहीं लगा रहे होते और वो वैसे ही ग्रो कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में उनको ख़त्म करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना, तो उन कैंसर सेल्स को ये चीज़ ख़त्म करती है, सही है। क्योंकि ये अगर MSC क्लास 1 भले एंटीजन नहीं लगा हुआ है पर वो कैंसर है, तो उनको ये सेल्स जाके ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि अगर ये सेल्स इन्हें ख़त्म ना करें, ठीक है, तो टी सेल्स तो वैसे ही इनको ख़त्म नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके MSC क्लास 1 पे कोई एंटीजन नहीं है, तो ऐसे कैंसर बढ़ता रहेगा हमारी बॉडी में। तो उस चीज़ को काउंटरएक्ट करने के लिए नेचुरल किलर सेल्स काम कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स आपको पता है साइटोटॉक्सिक सेल्स है और ये इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, सही है। इंपॉर्टेंट इन इनेट इम्यूनिटी स्पेशली अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, सही है। इंट्रासेलुलर पैथोजेंस वायरस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एप्स्टीन बार वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया, उनके अगेंस्ट जो उनको किल वगैरह करने के लिए ये सेल्स हमारे काम आ रहे होते हैं। अब क्या है, नेचुरल किलर सेल्स आर लार्जर देन बी एंड टी सेल्स विथ डिस्टिंक्टिव साइटोप्लाज्मिक लाइटिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। उसमें परफोरिन और ग्रे एंजाइम वगैरह होते हैं और ये जब रिलीज़ होते हैं तो टारगेट सेल्स में जो है अपोप्टोसिस काज करा देते हैं, सही। ये ज़ाहिर है ये जो परफोरिन और ग्रे एंजाइम है ना, ये नेचुरल किलर सेल्स से रिलीज़ होते हैं, वो सेल्स में परफोरेशन वगैरह काज करा के उनके अपोप्टोसिस काज करा देते हैं, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये है कि ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स या जो है ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमने CD8 सेल्स को तो जो है उनके MSC क्लास 1 पे प्रोटीन वगैरह लग गए थे, उन्हें पता चल गया था ये सेल जो है वायरल इन्फेक्टेड है, इसको भाई मारो। पर ये कैसे पता लगेंगे कि कोई चीज़, यार कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उन्हें पता लगाने के लिए कि ये चीज़ वायरल इन्फेक्टेड है या इसमें ट्यूमर सेल में हुआ पड़ा है, इसको मारो। तो ये रिकग्नाइज़ करते हैं
विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्दी एंड इन्फेक्टेड सेल्स बाय आइडेंटिफाइंग सेल सरफेस प्रोटीन्स। सेल सरफेस प्रोटीन कौन से, स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रोटीन होते हैं जो कि इन्फेक्टेड सेल्स पे प्रेजेंट हो जाते हैं। इन्फेक्टेड सेल्स है ना, वो क्या करते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रोटीन्स अपने सरफेस पे लगा देते हैं, जिनको ये नेचर किलर सेल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उन्हें उनकी किलिंग कराते हैं। तो ये सेल सरफेस प्रोटीन्स कब इंड्यूस होते हैं, स्ट्रेस में इंड्यूस होते हैं। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है अगर किसी सेल्स में, उनमें भी स्ट्रेस इंड्यूस प्रोटीन रिलीज हो जाते हैं, जिनको नेचर किलर सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं। और किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन के अंदर भी जो है स्ट्रेस इंड्यूस प्रोटीन जो है सेल के सरफेस पे लग जाते हैं, जो कि नेचर किलर सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं। और ये वही बात है कि एपोप्टोसिस कराते हैं उन सेल्स में जिनके ऊपर MHC क्लास वगैरह नहीं लगी हुई है, क्योंकि अगर MHC क्लास 1 अगर लगा हुआ है, उन पे एंटीजन वगैरह लगे हुए हैं, उनको तो ये CD8 वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। ये उन सेल्स के खिलाफ काम करते हैं जिन पे जो है MHC क्लास 1 पे कोई एंटीजन वगैरह नहीं लगा हुआ, पर फिर भी वो इन्फेक्टेड है या ट्यूमर उनके अंदर बढ़ रहा है। अब ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनमें MHC क्लास 1 पे एंटीजन वगैरह नहीं लगा होता, ऐसे कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनमें जो है ये MHC क्लास 1 वगैरह के मालिक है ना, वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, सही है। मतलब वायरस ऐसे चालाकी करते हैं जिसकी वजह से MHC क्लास 1 पे जो एंटीजन वगैरह लगने होते हैं ना, वो लग ही नहीं पाते हैं, सही है। खुद सेल के अंदर जो है रिप्लिकेट हो रहा होता है, पर MHC क्लास 1 के अंदर जो है प्रोटीन लगने ही नहीं देता। क्योंकि अगर MHC क्लास 1 पे प्रोटीन लग जाए तो CD8 सेल्स आके उनके ख़त्म कर देंगे, सही है। तो ये क्या करता है कि उनको MHC क्लास 1 पे प्रोटीन वगैरह लगने नहीं देता और खुद अंदर रिप्लिकेट हो रहा होता है। फिर ऐसे सेल्स को जो डैमेज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे नेचर किलर सेल्स काम आ रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो MHC क्लास 1 की जो है डाउन रेगुलेशन काज करा देते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं हर्पीज़ वायरस है, जैसे एप्स्टीन बार वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है। ये क्या है, आर द मास्टर्स ऑफ इम्यून एवेजन। ये इम्यून सिस्टम को इवेड कर देते हैं कि दे डाउन रेगुलेट MHC1 ऑन होस्ट सेल्स टू अवॉइड CD8 T सेल्स किलिंग, ठीक है। बट नेचर किलर सेल्स आर डिज़ाइन टू किल देम, ठीक है। एक और चीज़ है कि डिसरेगुलेटेड नेचर किलर सेल्स एक्टिविटी है, वो कब हमें दिखती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ में दिखने को मिलती है, सही। ऑटोइम्यून डिजीज़ में जो नेचर किलर सेल्स की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिसरेगुलेटेड हो जाती है। तो अब है हमारे पास बी सेल्स जो हैं ये हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज़ के मदद से जो हमारी बॉडी में हमें इम्यूनिटी मिल रही है ना, उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। हालांकि जो T सेल्स हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें, सेलुलर इम्यूनिटी, क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक T सेल्स या वगैरह ये क्या करते हैं, खुद जाके इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्या है, ये सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी ये क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इन फ्रॉम दिस स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो एंड मेच्योर्स इन द बोन मैरो। ये बोन मैरो के स्टेम सेल्स हैं ना, जो हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स है, वहीं से ये बनते हैं, ठीक है। और मेच्योर भी वहीं पे, पूरा मेच्योर जो होता है ना बी सेल, वो भी बोन मैरो के अंदर ही हो रहा होता है। हालांकि ये जो हमारे T सेल्स है ना, ये ठीक है बनता तो बोन मैरो से, पर ये मेच्योर जाके होता है थाइमस ग्लैंड में, सही। तो ये एक चीज़ है याद रखने जैसी। अब ठीक है, बोन मैरो में मेच्योर हो गया ना, फिर मेच्योर होके ये पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यूज की तरफ जाता है, ठीक है। पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यूज में क्या, लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है, पल्प ऑफ स्प्लीन हो गया, या अनइनकेप्सुलेटेड लिम्फोइड टिश्यूज है। अब जैसे ये हमारा लिम्फ नोड है ना, ये कैप्सुलेटेड होता है, सही है। और ये हमारे जो बाकी है ना, मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये क्या होता है, अनकैप्सुलेटेड, पर ये होते ये भी लिम्फोइड टिश्यूज ही है। तो हमारे जो बी सेल्स है ना, उस बोन मैरो में मेच्योर होने के बाद इन लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं। अब वहाँ पे लिम्फोइड टिश्यूज में क्या होता है, इन्हें एंटीजन मिलता है, ठीक है। एंटीजन को जैसे इनकाउंटर करते हैं ना बी सेल्स, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं या तो प्लाज्मा सेल्स में या मेमोरी सेल्स में, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स में या प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो है फिर वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे होती है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, ये मेच्योर प्रोड्यूस वगैरह सारे बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। बोन मैरो से होते फिर ये चले जाते हैं हमारे लिम्फोइड टिश्यूज़ में। मुख्तलिफ किस्म के लिम्फोइड टिश्यूज अनइनकैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड है, ठीक है। ऐसे मुख्तलिफ किस्म के लिम्फोइड टिश्यूज है, फिर वहाँ पर उन्हें क्या मिलता है, एंटीजन, ठीक है। हमारे जो डेंड्रिटिक सेल्स वगैरह वहाँ पे एंटीजन लेके आते हैं ना, तो ये जैसे इन एंटीजन को देखते हैं तो फिर ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, या तो प्लाज्मा सेल्स में या तो फिर मेमोरी सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स पे क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़। एक चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है कि बी सेल्स जो सबसे पहले एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, वो IgM होती है, सही है। IgM एंटीबॉडीज़ पहले जो है प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस हो रही होती है, फिर जो है IgM की क्लास स्विचिंग होती है
मतलब बी सेल्स की फिर क्लास स्विचिंग होती है, फिर वो जो है IgG, IgA या IgE के एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स। पहले IgM ही होती है, ठीक है। ये क्लास स्विचिंग का सिग्नल कौन देता है? टी सेल्स ही देते हैं। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है? फर्स्ट टाइम का एक्सपोजर होता है तो प्राइमरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, और ये आपको पता है प्राइमरी रेस्पॉन्स जो भी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का वो स्लोअर होता है, ठीक है। और मेनली जो है इन्वॉल्व IgM, ठीक है। प्राइमरी रेस्पॉन्स में IgM एंटीबॉडीज़ ही इन्वॉल्व होती हैं। और सेकंड रेस्पॉन्स आपको पता है मेमोरी बी सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। और ये जो है रैपिड जो है रेस्पॉन्स होता है, क्योंकि जो है एंटीजन वगैरह इनको ऑलरेडी मिला हुआ होता है, ठीक है। तो ये इनको ऑलरेडी पता होता है कौन सा एंटीजन और किसके खिलाफ एक्ट करना है, इसलिए ये रैपिड होता है। और मेनली जो है IgG इन्वॉल्व करता है, सही है। प्राइमरी रेस्पॉन्स में IgM एंटीबॉडीज इन्वॉल्व थी, सेकेंडरी रेस्पॉन्स में IgG एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। IgA या IgE एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं। IgA कब होगी? जब अगर म्यूकोजल कोई इन्फेक्शन है, सही है, तो उसमें सेकेंडरी रेस्पॉन्स में IgG नहीं IgA जो एंटीबॉडीज़ रिलीज होती हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल कोई जो है इम्यून रिएक्शन वगैरह इन्वॉल्व है तो उसमें IgE एलर्जिक या जो है एलर्जिक रिएक्शन वगैरह इन्वॉल्व है ना, उसमें IgE रिलीज़ करते हैं प्लाज्मा सेल्स। एक और चीज़ है कि बी सेल्स नीड सिग्नल्स फ्रॉम CD8 और CD4 टी सेल्स वाया साइटोकाइंस फॉर स्ट्रॉन्गर एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास टी सेल्स आपको पता है सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में जो है काम आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो है बी सेल्स की तरह ये भी स्टेम सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं, पर ये मैच्योर कहाँ पे होते हैं? थाइमस के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर मैच्योर होकर ये क्या बना देते हैं? या तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बना देते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक आपको पता है CD8 टी सेल्स हैं जो MHC1 को रिकोगनाइज करते हैं, या तो ये जो है हेल्पर टी सेल्स बन जाते हैं। हेल्पर टी सेल्स आपको पता है क्या है? CD4 टी सेल्स हैं जो MHC2 को रिकोगनाइज करते हैं, या तो फिर ये चेंज हो जाते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स में। रेगुलेटरी टी सेल्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं इन दोनों के रेस्पॉन्स को, मतलब ज़्यादा इम्यून रेस्पॉन्स नहीं होने देते। तो ये क्या है? हेल्प सप्रेस ओवर एक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स, इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंटिंग ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब यहाँ पे एक बात है कि CD28 को स्टिमुलेटरी सिग्नल नेसेसरी फॉर टी सेल एक्टिवेशन। अब इसको समझते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो ये देखें, ये एक हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। और ये हमारा CD4 टी सेल है, ठीक है। अब आपको पता है CD4 टी सेल हो या CD8 टी सेल हो, इसको जो एक्टिवेट करने के लिए MHC क्लास 1 से बाइंड करना ज़रूरी है। तो ठीक है, इसका MHC आपको पता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसके बाद MHC क्लास 2 पड़ा है यहाँ पे, जाहिर बात है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से CD4 टी सेल्स बाइंड करता है, सही है। तो CD4 का टी सेल रिसेप्टर्स हैं MHC सेल से बाइंड कर लिया। ये तो हमने पढ़ा था कि भाई टी सेल को जो है एक्टिवेट करने के लिए उसके MHC क्लास से बाइंड करना ज़रूरी है। पर हमने अभी पढ़ा है कि इसको फुली एक्टिवेट करने के लिए एक दूसरा सिग्नल भी चाहिए होता है, सही है। अगर वो दूसरा सिग्नल नहीं होगा तो ये टी सेल एक्टिवेट पूरा हो ही नहीं पाएगा और पूरा अपना काम कर ही नहीं पाएगा। तो वो दूसरा सिग्नल क्या है, जिसे हम को स्टिमुलेटरी सिग्नल कहते हैं, वो ये होता है, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के B7 का है ना, B7 रिसेप्टर्स का टी सेल के CD28 रिसेप्टर से बाइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये बाइंडिंग जो है ना, ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल देती है, फिर जो है टी सेल पूरा का पूरा अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो पाता है। अगर ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल ना हो तो ये टी सेल हमारा एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं कि टी सेल एक्टिवेट करने के लिए एक तो ठीक है MHC क्लास से बाइंड करना ज़रूरी है, पर दूसरा को स्टिमुलेटरी सिग्नल भी ज़रूरी है। को स्टिमुलेटरी सिग्नल में क्या होता है? टी सेल का CD28 रिसेप्टर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के B7 रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा? एक्टिवेशन ऑफ नाइव टी सेल रिक्वायर्स टू सिग्नल। नाइव टी सेल मतलब अभी वो टी सेल जिसने अभी तक कोई एंटीजन वगैरह जो है फेस नहीं किया है, ठीक है। मतलब जो ताज़ा प्रोड्यूस हुआ होता है ना, उस टी सेल को नाइव टी सेल कहते हैं। तो उसके एक्टिवेशन के लिए क्या है? 2 सिग्नल चाहिए होता है। एक तो आपको पता है कि उसके टी सेल रिसेप्टर से MHC क्लास का बाइंड होना, आपको पता है MHC क्लास 2 से CD4 टी सेल बाइंड करते हैं और MHC क्लास 1 से CD8 टी सेल्स बाइंड करते हैं, ठीक है। ये तो एक सिग्नल हो गया। विदाउट सिग्नल 2 टी सेल्स बिकम एनर्जिक या नो रेस्पॉन्स। अगर ये खाली एक ही सिग्नल पड़ा है, दूसरा सिग्नल मिल ही नहीं रहा है, तो टी सेल क्या बन जाएगा? एनर्जिक बन जाएगा। याद रखें, एनर्जिक मतलब नॉन रेस्पॉन्सिव, सही है। तो दूसरा सिग्नल अब कौन सा होता है? दूसरे सिग्नल को स्टिमुलेशन कहते हैं। अब वो कैसे मिलती है टी सेल्स को? CD8 होता है ना टी सेल पे, वो क्या करता है? B7 पे बाइंड करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के B7 पे बाइंड करता है CD28, और ये क्या देता है? सेकेंड गो सिग्नल टू फुली एक्टिवेट टी सेल्स। तो वही यहाँ पे लिखा है CD28 को स्टिमुलेटरी सिग्नल नेसेसरी फॉर टी सेल एक्टिवेशन। अब यहाँ पे क्या? मोस्ट सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स आर टी सेल्स, ठीक है। 80% जो भी हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट्स घूम रहे हैं वो कौन से हैं? टी लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्यों नहीं हैं, आप मुझे बताएं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट इसलिए नहीं है क्योंकि
क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बी लिम्फोसाइट्स जो है मोस्टली लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर रिजाइड कर रहे होते हैं। ये जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में घूम नहीं रहे होते, इसलिए जो ब्लड सर्कुलेशन घूम रहे हैं वो 80% कौन से हैं, टी सेल्स हैं, और बाकी बी सेल्स वो है कहाँ पे हैं, लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर ही रहते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सी एमएससी क्लास से कौन से जो है टी सेल्स बाइंड करते हैं, उनका एक नेमोनिक बताया हुआ है, ठीक है। रूल ऑफ 8 मतलब 2 4 ज़ा 8 हो गया और 1 8 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। तो यही है कि भाई हमें अगर याद रखना है कि एमएससी क्लास 2 से जो है CD4 बाइंड कर रहे थे या CD8 बाइंड कर रहे थे, तो हम उसको जो है मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे। 2 से जो है 4 मल्टीप्लाई करके 8 बनता है, तो एमएससी क्लास 2 से 4 बाइंड कर रहा था। इसी तरीके से 1 से 8 मल्टीप्लाई होके 8 बनता है, तो एमएससी क्लास 1 से CD8 सेल्स बाइंड करता है। अब एक और चीज़ आपको जो है जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, वो है इनके मार्कर्स, ठीक है। ये मार्कर्स जहाँ पे भी आपको मिले समझ जाना कि ये उसी स्पेसिफिक सेल्स के बारे में बात हो रही है। तो जो बी सेल्स हैं उसके मार्कर्स कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं, CD10, CD19 और CD20। ये मार्कर्स कहीं पे भी आपको मिले और बाकी आपको कोई चीज़ ना बताई हुई हो क्वेश्चंस में, और ये मार्कर्स सिर्फ दिए गए हो CD10 है, CD19 है, CD20, आप समझ जाएं कि ये किसकी बात हो रही है, बी सेल्स के, ठीक है। CD19, 20, 21 ये मार्कर्स किसके हैं, बी सेल्स के हैं, ये याद रखना। और उसी तरीके से ये टी सेल्स है ना, ये इनके मार्कर्स होते हैं CD2 to CD8, सही है। 2 to 8 मतलब CD2, CD3, CD4 ऐसे होके CD8 तक जो मार्कर्स होते हैं वो कौन से हैं, टी सेल्स के हैं, सही। यहाँ पे देखें दिए हुए हैं CD5, CD8, CD3, CD4। तो ये क्या है, एक्सप्रेस मार्कर्स रेंजिंग फ्रॉम CD2 to CD8, ये टी सेल्स है। तो अब है हमारे पास प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आपको पता है बी सेल्स से ही बनते हैं। हमने पढ़ा था ना कि बी सेल्स जब भी कोई एंटीजन को इनकाउंटर करते हैं तो बी सेल या प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं या मेमोरी सेल्स में, ठीक है। तो ये क्या है, फुली डिफरेंशिएटेड बी सेल्स दैट स्पेशलाइज इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। एक खास एंटीजन के अगेंस्ट जो है ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसे नहीं है कि प्लाज्मा सेल एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे वो सारे एंटीजन को जो है टारगेट करे, ऐसे नहीं है। एक खास एंटीजन के खिलाफ खास एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इनमें क्या होता है, क्लोक फेस क्रोमेटिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, सही है। न्यूक्लियस इसका जो है साइड में पुष्ट हुआ बड़ा होता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इनके पास अबंडेंट रेटिप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एबंडेंट होते हैं। आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में काम आ रहे होते हैं, ये जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करने में काम आ रहे होते हैं। और आपको पता है प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, जो भी एक प्रोटीन है, तो इसलिए इनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होते हैं टू प्रोड्यूस प्रोटीन। और वेल डेवलप्ड गोल्जी अपैरेटस होता है इनके पास, ठीक है। और ये क्या है, फाउंड इन बोन मेरो एंड नॉर्मली डू नॉट सर्कुलेट इन दी पेरिफेरल ब्लड, सही है। प्लाज्मा सेल्स हमारे जो है बोन मेरो के अंदर ही पड़े रहते हैं नॉर्मली, और सर्कुलेट नहीं हो रहे होते हमारे ब्लड के अंदर। अगर प्लाज्मा सेल्स बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं तो समझ जाएं कि इन प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है, ठीक है। प्लाज्मा सेल के कैंसर को हम मल्टीपल मायलोमा कहते हैं। तो नॉर्मली ये जो है बोन मेरो के अंदर ही रहते हैं। तो क्या है, नॉर्मली डू नॉट सर्कुलेट इन द पेरिफेरल ब्लड, इफ़ दे सर्कुलेट सजेस्ट मल्टीपल मायलोमा। तो यहाँ पे ये हमारे जो मुख्तलिफ सेल्स का ये टॉपिक है वो पूरा होता है।